डॉक्टर्स ने अपनी जान जी पर लगा के मुझे वहां से निकाल दिया, बचा दिया। मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद आता था कि कुछ तो सफेद सफेद चल रहा है, ऊपर सफेद है, कोई है, कुछ बात नहीं, पता नहीं था। फिर स्पेशल रूम में मुझे रखा गया, सेंट जॉर्जेस में। बढ़िया स्पेशल रूम होती है वहाँ पर, अभी भी है, वहाँ पर रखा गया और रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद मेरा जवाब लेने के लिए पुलिस आ गई, क्योंकि दरमियान पुलिस केस हो चुके थे। तो थुल सर थे जो मुझे ज्यादा नहीं जानते थे, बाद में बहुत अच्छी पहचान हो गई। मुझे बड़े भाई, छोटे भाई के समान ट्रीट करते थे, मैं उनको बड़े भाई के समान या पिता समान समझता हूँ। जस्टिस रह चुके थे वो, और चेयरमैन वगैरह थे, बढ़िया शख्सियत थी। उन्होंने सेपरेट रूम से और पर्सनल रूम एक हुआ करती थी, वीआईपी रूम, उसमें मुझे शिफ्ट करवाया और उधर पुलिस को आने को बोला। लेकिन उसके बीच में मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपने सिर्फ इतना बोलना है, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मैं ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट था, एक आध दूसरी कम ज्यादा को भी हुई होगी, इतना ही बोलने का। ऐसे कैसे झूठ कैसे बोले, बोलना पड़ेगा सर, यस। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद पुलिस आई, मेरी जबान ले ली, मैंने उनको जो भी क्वेश्चन आंसर हुए उसमें मैंने बोल दिया कि मैं ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट में हूँ, हो सकता है कुछ 2-4 गोलियां कम ज़्यादा हुई होगी, चले गए। पुलिस केस वाज क्लोज्ड। दिस इज द एपिसोड व्हिच यू आर आस्क्ड अबाउट। उसके बाद फिर जिस चीज के लिए ये सब हुआ था उसका क्या हुआ? उसके बाद में हुआ कि इमीडिएटली मेरा जो चार्ज था, वो सब चार्ज इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे सब निकाल दिए गए। ओनली डेस्क 2 आस्थापना 2 ये रखा गया। आस्थापना 2 का मतलब ऐसा था, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ असेंबली वो था, तो उतना ही वो रखा था। तो मेरे लिए 5-10 मिनट का काम था, उतना मैं निकलता था और बस रूम में बैठा, कुछ काम ही नहीं, कुछ काम नहीं। फिर पंचभाई नाम के बड़े जानकार अफसर थे, हमारे सीनियर थे, एज में जूनियर लेकिन मेरिट में ऊपर। अब आठवले साहब के पास प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके, और उन्होंने बोला प्रीतम जी क्या क्या को बैठे यहाँ पर, लिख दो एक एप्लीकेशन, ट्रांसफर ले लो, निकल चलो। हाँ सर, नहीं इमीडिएटली बोले हाँ नहीं लिखो अभी, यस। तो इमीडिएटली मैंने लेटर लिख दिया। बाय दैट टाइम माय रेगुलर सेक्रेटरी वाज कम, वो बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ हुआ वो हो गया। आपने ये लाया तो अच्छा किया। इमीडिएटली लिख दिया उन्होंने कि हिज रिक्वेस्ट में बी कंसिडर्ड इमीडिएटली। वैसे लेटर मुझे दिया गया। वाघमारे दादा थे हमारे, आपको शायद मालूम नहीं होगा, बड़े ही डेयरिंग किस्म के अफसर थे, आदमी थे, पर्सनालिटी थी। उनकी खासियत ये रही कि जिंदगी भर उसने काम क्यों ऑफिस का नहीं किया, जिंदगी भर नहीं किया। असिस्टेंट के असिस्टेंट रहे, लास्ट टाइम में उनको बाय वर्च्यू ऑफ एज उनको प्रमोशन मिल गया, फिर भी काम नहीं किया। लेकिन उनका शेयर कभी बिगाड़ नहीं सके कोई, और उनको कोई मतलब तकलीफ नहीं दे सके, इतने पावरफुल थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी सेक्रेटरी को उनके खिलाफ बताया गया, बोला अरे वो तो अच्छा काम करता है, वो ऑफिस में बैठ के बाबूगिरी करने के बजाय समाज की सेवा कर रहा है ना उसके, अच्छा है, तुम को कंप्लेंट करते हो। वो दादा हमारे दादा कोइंसिडेंटली हमारे गांव से ही थे वो, तो वो चल प्रीतम चल, तो चले। हबीबुल्ला साहब थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जीडी। उनकी खासियत ऐसी थी, ऊपर अल्लाह नीचे हबीबुल्ला, इतना कॉन्फिडेंस था उनमें, और
फटाक फटाक जब जो भी था इमीडिएट उन्होंने कागज बताया, अखबार से उनके दादा से उनका अच्छा परिचय था। बोले ये बंदा क्या को लाया, बोले इसको सर बोले इसका कागज पढ़ो और इस पर साइन मारो और चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दो। तो बोले क्या क्या हो गया, तो बोले ये हो गया। अच्छा अच्छा बोले ठीक है। उन्होंने सेक्शन ऑफिसर को बुला लिया और उनको बोल दिया कि भाई इनको इमीडिएट ट्रांसफर, और ट्रांसफर कहाँ करो ये भी डिसाइड करो, अभी मुझे पोस्ट बताओ कहाँ पर खाली है। और उन्होंने बोल दिया कि ये पोस्ट है, चुने इसमें से। मैंने चुना, मुझे पोस्टिंग दी। So I was blessed. While I was being treated, ill-treated, I was equally, or more than that, I was blessed also. I was considered to be a very good person. I was treated like a very good person. खामियां थी नहीं थी वो बातें और है, लेकिन जो भी मैंने किया मेरे लाइफ के अंदर वाइल इन सर्विस, आउटस्टैंडिंग किया। जो मेरे जाने के बाद 5-6 साल के बाद लोगों ने मुझे बताया कि आपने जो लिखा है वो लिखावट हम गाइडलाइन की तरफ से यूज करते हैं, ये मेरी लिखावट थी। तो ये कुल मिला के आपका स्टोरी बहुत ही रोमांचक बोल सकते हैं उसको। हर एक मोड़ के ऊपर में अलग अलग चीजें होती है आपके साथ में, और आपने किसी भी चीज को अभी तक ऐसा छुपाया नहीं। हर चीज को आपने पूरा बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ वो पूरा क्लियरली बताया। अभी आपका जो मेरे ख्याल से अभी 15 या 18 साल हुए हैं, आपने 18 साल हुए हैं। 18 साल आपके जो निवृत्ति को हो गए हैं, आपने जो रिजाइन नहीं बोलेगा आपकी ड्यूटी जो है 58 साल, तभी 58 था, अभी 60 है मेरे ख्याल से। 58 हाँ, तो 58 साल के अंदर में आपने अपनी नौकरी को छोड़ा है, यानी वहाँ से आप रिहा हो गए। अपनी जो लाइफ है अभी की, तब से लेके अभी तक ये जो 18 साल है, अभी जब कोई काम नहीं है, सनदी अधिकारी आप रह चुके हो, तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था कि भाई जब नौकरी नहीं है, अभी काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो अभी क्या करना चाहिए, और तब से लेके अभी तक आपने क्या किया? ये तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन फिर से कुछ बातें बची हुई है अभी तक सनदी अधिकारियों के बारे में कुछ बोलना है। हाँ बताइए। पानी पिएंगे? एक खास चीज रह चुकी है इसमें कि मैं शुरू से लेकर आखिरी तक, जैसे मुझे याद है मैं 9th में था या 8th में था स्टैंडर्ड में, तब से लेके आज तक सोशल वर्क से जुड़ा हूँ। तो ड्यूरिंग द सर्विस एंड आफ्टर द सर्विस आई वाज कनेक्टेड विद एम्प्लॉइज, religious and other activities. मॉन्क्स के बारे में मेरे बहुत ही सकारात्मक सोच है और मैं उनका बहुत ही आदर करता हूं, और हर चीज को एक नए तरीके से देखने की मेरी प्रवृत्ति है। जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम मैंने पॉजिटिवली सुलझाने की कोशिश करी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी मेरे सामने वाला अफसर या स्टाफ क्रॉस करने था, तो अनफॉर्चुनेटली बोलो या वो फॉर्चुनेट वगैरह तो मानते नहीं, लेकिन वर्ड यूज कर रहा हूँ कि सामने वाला बंदा अपना ही रहा, उससे झगड़ा होता था। मेरे एक स्टाइल ये भी थी कि मुझे मालूम
रहता था कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ शायद वहां पर झगड़ा हो सकता है, तो मेरा हाफ डे लीव का एप्लीकेशन मेरे ड्रॉअर में रख के जाता था अच्छा, और मेरे सहकर्मी को बोल के जाता था कि भाई अगर नहीं आया तो ये दे दे। दे। तो ऐसा भी हुआ है। और दूसरा एक इंसिडेंट मैं जानबूझ के बताना चाहूंगा। मैं अंडर सेक्रेटरी, बैक टू अंडर सेक्रेटरी पोस्ट, पद्माकर जी जोशी जिन्होंने मुझे जो कुछ दिया उस तरह से मैं चलते रहा। तो उनके जाने के बाद एक शेटे नाम के अफसर आ गए। वो सख्त किस्म के थे और वो डिफरेंट टाइप के नेचर था उनका। तो मैं शुरू से ही मल्टीफेरियस एक्टिविटीज में था। मैं लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी अनऑफिशियली करता था, ड्यूटी भी करता था, अनऑफिशियली वो भी करता था। तिरुपुरे साहब का संगठन था, उसका भी काम करता था, एम्प्लॉयमेंट का। उस एम्प्लॉयमेंट सेल का मैं महाराष्ट्र का इंचार्ज था और क्लास 4 से लेके जूनियर ऑफिसर तक सारे पोस्टिंग जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जाते थे वो रिकमेंड करने के पावर्स मुझे त्रिपुरा साहब ने दिए थे और उनके संगठन ने दिए थे, दादा ने दिए थे, जो हमारे दादा की मैंने बात बताया आपको। तो इतना सारा करते हुए मैंने कभी किसी चीज की लालसा नहीं रखी, फिर भी समाज के प्रति, और जो कुछ देना था मैंने कंट्रीब्यूट किया। एक एग्जांपल मैं बताऊं जो बताना जरूरी है, उसको समझ जाएगा जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। एक स्टाफ था, वो उसके फादर रिटायर होने जा रहे थे उस महीने में, और उस समय स्टाइल ऐसी थी कि वैकेंसी क्रिएट होती है तो रिलेटिव को उस वहां पर रखा जाता था। 1 महीने की वैकेंसी पर एक बार आपको लगा दिया तो मैं अफसर हूं तो मेरे पास 1 महीना आप काम करोगे, फिर दूसरे महीने में दूसरे को छुट्टी पर भेजते, फिर तीसरे महीने में तीसरे को भेजते, ऐसा वो राउंड चलता था। और वो बाद में वैकेंसी आती थी तो उसको लिया जाता था। तो उस चक्कर में एक शख्स गवर्नमेंट कॉलोनी में ही रहता था, मैं त्रिपुरा साहब का ऑफिस मेरे घर में ही चल रहा था। तो उसने बोला कि साहब बोले मैं यक्स हूँ और मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरा क्वार्टर मुझे खाली करना पड़ेगा। यदि मेरा ये नेक्स्ट मेरे जनरेशन का कोई आप लगा सकते हैं तो मेरे ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जो मेरे रिटायरमेंट के बाद होने वाली है, उधर आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। मैंने गंभीरता से उसको लिया। मैंने बोला आप सोचो मत, रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 रुपये का था, ओनली 1 रुपीज, बाकी कुछ नो अदर चार्जेस। तो स्लिप दिया कर उसको निकल गए। कोइंसिडेंटली नेक्स्ट वीक एक वैकेंसी आ गई, 7-8 लोग एक डिपार्टमेंट में भरने थे, उसमें उसको मैंने रिकमेंड किया और उसको सिलेक्शन हो गया, वो बच गए। अब काल का चक्र चलते रहा, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाता रहा। वो पर्सन उसी डिपार्टमेंट में कायम था लास्ट तक। आखिर में उसने वेयरस लिया वहां से, तो चालत राहिलं। या प्रवासामध्ये एक वेळ अशी आली की विधान भवनामध्ये चीफ मिनिस्टरनी आमच्या संघटनेची बैठक लावली माझ्या विनंतीवर, आणि मग मी माझ्या रूममधून तिकडे जायला निघालो, तर रस्त्यात मला कृष्णा इंगळे भेटले, नागपूरचे, ऐकून माहित असेल आपल्याला कदाचित. व्हेरी गुड सोशल वर्कर, एम्प्लॉईज कास्ट्राईटच्या संघटनेचे ते प्रमुख होते. मला पण त्यांनी ऑफर केली, मला काही इच्छा नाही, मला माझं चालू आहे.
तर रस्त्यात ते दिसले. म्हटलं, चला कुठे जायचं? चला तर. माझ्यासोबत 2 होते लोक, त्यांच्यासोबत 2 लोक. शिंदे साहेबाकडे गेलं. शिंदे साहेब असं अंडाकृती टेबल असतो मोठ्या लोकांचा बैठकीसाठी. शिंदे साहेब तिकडे बसलेले, इकडे अधिकारी बसले, तिकडे आम्ही बसलो. बोलता बोलताना एक प्रसंग असा आला, मी काही बोललो तर सर बोलले की प्रीतमजी हे लोक ऐकत नाहीत. मी तळाक बोललो, म्हणजे हे लोक ऐकत नाही तर ठेवता कशाला ना. बरोबर चीफ सेक्रेटरी, बरोबर त्याला ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी आणि अदर्स ऑफिसर्स. आणि मग मीटिंग थोड्या वेळाने संपली. अहो प्रीतमजी, तुम्ही तर अधिकाऱ्यांची करता, करून टाकता. म्हटलं सर, मला त्यांच्यावर रोष होता हे बरोबर आहे, पण त्याच्याविषयी जास्त रोष तुमच्यावर होता. आणि तुम्ही माझ्या असल्यामुळे मी असं म्हणू शकत नव्हतं की तुम्ही मुख्यमंत्री बसले. तुमचं ऐकण्यात तुम्ही कशाचे मुख्यमंत्री, म्हणून त्यांना मी दिला. हा एक इन्सिडेंट. मग आता त्यांचा फोन आला होता तो भगवान साळवे. हे माझे सुरुवातीपासूनचे आजपर्यंतचे माझे पाठीराखे. म्हणजे मी यांना किशोरला घेऊन गेलो होतो तेव्हा त्याचा एका वाक्यात तो ओळख करून दिली होती की मुंबईचे माझे आधारस्तंभ आहेत, बाकी ओळख करण्याची गरज नाही. तर असे लोक देखील संपर्कात आले, पण फार कमी आले. अत्यंत चांगले. भगवानराव साळवे त्यांचं नाव आहे. ते रेग्युलर सर्व्हिस त्यांची नव्हती म्हणून त्यांना प्रमोशन मिळालं नाही शेवटपर्यंत. ते एमपीसी मधून यावं लागतं किंवा काही प्रोसेस मध्ये यावं लागतं. नाही, ते सेन्सस मध्ये कामाला होते, त्यांना अफसर करायचं कुठेतरी म्हणून मंत्रालयात अफसर केलं होतं. शेवटपर्यंत ते एकाच पोस्टवर आले. मला ती खंत असायची, म्हणजे भगवानराव तुम्ही असं काय करता, मला सांगा ना तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे, मी घेतो ना माझ्या लेवलला. ते ऐकलं नाही सर म्हणून. तरी मग मी माझ्या लिस्टमध्ये त्याचं नाव घातलं. तेव्हा मला सांगितलं तसा विषय असा असा आहे आणि माझं काही होऊ शकत नाही. ठीक आहे. नंतर मग संघटना चालत राहिली, मी अध्यक्ष राहिलो. त्याच बैठकीमध्ये सरांनी मुख्यमंत्र्यांनी सुचवलं की मागासवर्गीय वगैरे शब्द आहे ना म्हणे हे काढून टाका आणि कोणतीच जात दिसणार नाही असं नाव टाका. म्हणजे तुम्हाला सोडते अधिक म्हणू शकते. तसं नाव ते सुरू केलं. कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ मंत्रालय. त्याचा अध्यक्ष मी, जनरल सेक्रेटरी रमेश ढिगारे, आपले भगवानराव साळवे त्याचे कोषाध्यक्ष आणि मग बाकी उपाध्यक्ष वगैरे सगळे असा तो प्रकार होता. तर मग तिचं देखील काम मी बंद केलं. कारण काय होत गेली मला आता आठवत नाही, पण बंद केलं. मग मंत्रालयामध्ये संघटना नाही अशी स्थिती निर्माण झाली. मग कृष्णा इंगळेंनी ती संधी घेतली. मला पुन्हा विचारलं, मी नाही सांगितलं. अजून काही लोकांना विचारलं, नाही म्हटलं. भगवानरावला विचारलं. भगवानराव म्हणे मी तुम्हाला काही दिवसानंतर सांगतो. आणि भगवानरावनी आम्ही सगळ्या नेते मंडळीला सांगितलं की असं मला ऑफर येते आहे, काय करू. म्हटलं भगवानराव नाहीतरी काम बंद आहे, काम चालू राहिलं पाहिजे, कोणत्याही बॅनर खाली असलं काही हरकत नाही, तुम्ही सुरू करा. मग ते त्या संघटने कास्टसाहेब संघटना मंत्रालय असं ते काम सुरू झालं. मग त्या संघटनेचा मी संस्थापक होतोच. दरम्यान दिल्लीची ऑफर आली प्रेसिडेंट होण्याची. डॉक्टर उदित राज साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची. मला आनंद झाला. माझे मित्र त्यांचे खास विश्वासातले होते, ते माझे मित्र होते, आहेत. त्यांचंच घर ते ऑफिस आहे, त्यांचंच आहे. दिल्लीला जातो मी तर मला सांगितलं की मला सामान न्यावं लागत नाही, माझं सामान ऑलरेडी आहे. तर त्याच्यामुळे तिकडे मी गेलो. आणि डॉक्टर साहेबांशी विषयी बोलायचं झालं म्हणजे अत्यंत जोखीम घेऊन बोलणारे, जोखीम घेऊन वागणारे
असे अध्यक्ष आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज. हे एका टर्म मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे खासदार होते आणि नंतर मग ते काँग्रेसमध्ये आले. आता ते काँग्रेसच्या आहेत. लेकिन अपन हिंदी में बात करते हैं. Sorry. लोगों को पता नहीं चलेगा आप उनके बारे में. Sorry. It was my point of view only. Sorry. So ये ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने 1997 में, if I'm not wrong, he is an IRS officer. Yes. Who has opted for VRS when he was the Deputy Commissioner Income Tax, which is very rare thing. तो बड़े खुल के बड़े जी जान से लड़ते हैं, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से जुड़ी अपनी संगठन के अध्यक्ष भी है. इनडायरेक्टली हम कांग्रेस से जुड़े हैं. हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन ख्यालात कांग्रेसी है. तो सर हमारे जो है वो हमारे नेता है, राष्ट्रीय नेता है. राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम सिंह जी है, बाद में ऑफिस सेक्रेटरी मिस्टर मुकेश साहनी जी है, फिर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी है जो मौर्य नाम के हैं, और एक शख्स है जो उनको हेल्प करते हैं. वहाँ अच्छी तरह से हमारे संबंध है. दिल्ली में कम से कम 2 बार तो जाना होता है. साहब बड़ी रैली लगाते हैं और कम से कम एक बार महाराष्ट्र में उनकी रैली लगाते हैं. काम बढ़िया तरह से चल रहा है, लेकिन ना सेंटर में अपनी गवर्नमेंट है, ना स्टेट में गवर्नमेंट है. तो इस वजह से थोड़ा सा बैकफुट पर हमारे लोग गए ऐसा लगता है मुझे. तो उनमें जान फूकने के काम करने का मेरा इरादा है, मेरी कोशिश है. मैं अभी शॉर्ट टाइम में उनके मीटिंग कॉल कर रहा हूँ, इसके जूम मीटिंग, बाद में फिजिकल भी करूँगा. तो इस तरह से मैं तब से लेकर आज तक संगठन से जुड़ा हूँ. संगठन कुछ ना कुछ संगठन चलते रहा, साइड बाय साइड. आई वर्क फॉर रिलीजन ऑल्सो. I told monks, I respect monks very much. I am really worried about their livelihood. Our people criticize their style of working, style of living. Mainly, वो खाना बे टाइम पर खाते हैं, ऐसे सफर करते हैं, वैसे सफर करते हैं, बड़े हॉस्पिटल में रहते हैं. इवन मुझे खुद विश्वदानंद जी जो मेरे सबसे करीब भक्ति जी है, जिनका औरंगाबाद में अच्छा काम है, जिनका मुंबई में काम है और जिनका बुद्धगया में काम है, उनको बीमार थे, उनको देखने को गए हम भाभा हॉस्पिटल. तो पब्लिक हॉस्पिटल है. तो मैंने बोला सर यहाँ पर नहीं रहेंगे बनते जी, आप चलो, आप मेरे साथ निकल चलो. तो वहां से डिस्चार्ज ले लिया उनका और उनको मैंने शांति नर्सिंग होम में बांद्रा में एडमिट कराया. तो बाहर निकलने के बाद लोग उनको बोलने लगे तुम शांति नर्सिंग होम जैसे ठिकान पर रह गए. तो मैं क्या जवाब दूं? मैंने क्या जवाब देना है जब तुम्हारा उपासक अफोर्ड कर सकता है, कार अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है, तो तुम उनके गुरु हो, तो तुम तो अफोर्ड करना ही चाहिए. नहीं करते तो हम नहीं आपकी सेवा करनी चाहिए. ये एक पॉइंट है. लेकिन साइड बाय साइड मैं चाहता हूँ कि उनका ट्रेनिंग प्रॉपरली हो जाए. और मेरे ख्याल से डॉक्टर कामले साहब जो है वो ट्रेनिंग सेंटर औरंगाबाद में खोला है उन्होंने. ठीक से चल रहा है, सब इंफॉर्मेशन है. तो उनको जिसको खाना टाइम पर ना मिले वो भिक्खू आपकी सेवा क्या करेगा? वो बेटाइम खाना नहीं खाएंगे नहीं तो क्या करेगा? होटल में जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएगा? ये मेरे ख्याल है. तो ये ठीक है. फिर आफ्टर रिटायरमेंट क्या कर रहे हो आप बोल रहे हैं, कुछ आपका सवाल वो था. तो उस पर आते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट, immediately after retirement, I was connected with Birla Edutech कंपनी जो बिरला की सब्सिडरी है.
तो उनके साथ मैंने 11 महीने काम किया। उनको जो रिक्वायरमेंट उनकी थी वो उनके सेटिस्फेक्शन के लेवल पर लाके उनको उनके सौंप दिया। फिर वो छोड़ दिया। ओके। उसके बाद में मैं फ्रीलांसर हूँ अभी। अच्छा। तो फ्रीलांसर इन सोशल वर्क एंड इन रिलीजियस वर्क ऑल्सो। तो मैं कपल ऑफ कंपनीज का एडवाइजर हूँ। हाँ। वो मुझे उनके ताकत के अनुसार मुझे कुछ पेमेंट करते हैं। जो भी है मैं अच्छा समझता हूँ, ठीक समझता हूँ, लेता हूँ। कम से कम मेरे आने जाने का अभी आजकल मैं बीमार चल रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो ओला उबेर का वो चार्ज भरते हैं और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का चार्ज भी वो लोग भरते हैं। दोनों कंपनियाँ हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इमीडिएटली नेक्स्ट पास्ट में शायद आपने फोटो देखे होंगे, अभी बाद में देखेंगे, तो भाईंदर में एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है, इंटीरियर में है, उत्तम। वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर है डी एडिक्शन के लिए, तो उसका मैं एडवाइजर हूँ। और साथ साथ में के रवि साहब जो है, जो अपने आप में बड़ी शख्सियत है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और पत्रकार भी है, वो तहलका.com से जुड़े हैं, तो उनकी कंपनी के लिए भी काम करता हूँ मैं। उनका हेलीकॉप्टर का जो बिजनेस है वो बिजनेस में मैं थोड़ा सा योगदान देता हूँ संभालने का। तो दोनों कंपनियां मुझे उनके हैसियत से और उनकी इच्छा के अनुसार वो करते हैं, जो देते हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। अभी कल परसों की बात ऐसी है कि डी सेंटर का एक प्रपोजल, उन्होंने लैंड परचेज करी है और लैंड परचेज करने के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन में बाधा आ रही थी, कोई लीगल थी इलीगल थी, जो भी बाधा थी, तो पिछले जनवरी से काम कर रहे थे उस पर। तो अभी चालू साल में मार्च में हम आ गए हैं, तो मेरे पास वो जनवरी में आ गए चालू साल के। तो मैंने खूब सोचा क्या करने का, और उसको सोचने के बाद 1 महीना पहले मैं डायरेक्ट कमिश्नर के पास गया, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, और ये लोग भी थे। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, एनजीओ है। हाँ बोले मुझे पता है, एनजीओ तो अच्छे काम करते हैं सर, उनका एक प्रपोजल है आपके पास पड़ा है, आपके एक्सवाइजेड अफसर के पास। मेरी आपसे विनती है कि वो प्रपोजल आप अप्रूव कर दे, थोड़ा सा कुछ दाया बाया है तो उसको छोड़ दे। इमीडिएटली मेरे सामने उन्होंने फोन लगाया कंसर्न अफसर को, उनको बोल दिया कि भाई वो सब डी एडिक्शन सेंटर वाले आ गए हैं और उनके साथ रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी है, उनके कोई एडवाइजर करते हैं, और मुझे उनका आर्ग्यूमेंट ठीक लगता है, तो फाइल बनाओ, पूरी तरह से पॉजिटिव बनाओ, दाया बाया कुछ मत देखो, मेरे से सिर्फ सिग्नेचर लेके जाना है, मेरे से ऑर्डर नहीं लेना है, ऑर्डर के लिए मेरे पास मत भेजो, आप इस तरह से फाइल लाओ तो मैं सिग्नेचर करूँ, काम हो जाए। उस तरह से वो काम लास्ट वीक में हो गया, और उसका वो जो मैं फोटो भेजा है, तो शेयर करना चाहते हो आप तो इनके साथ भी शेयर कर सकोगे आप। तो वो कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई, उनका हमने सत्कार किया, उनको हमने मिठाइयाँ दी, और फिर इसमें इम्पोर्टेंट रोल जिसने किया सेक्रेटरी कमिश्नर के साथ साथ या उससे ज्यादा उनके पीए ने किया, मिस्टर भोसले। जिस दिन हम मिलने को गए तो कोइंसिडेंटली इट वाज अ वेरी लॉन्ग मीटिंग, ही वाज बिजी इन रिसीव वाज गोइंग ऑन। तो भोसले जी ने बोल दिया कि सर आप बैठिए यहाँ पर, बहुत टाइम तो चलने वाली है, आप रुक सकते तो रुको, वरना निकल जाओ। अरे नहीं, आज तो हम मिलके ही जाएंगे, क्योंकि हम साहब को हमारा हमको आभार मानने के लिए आए। घंटा 2 घंटा रुकने के बाद वो फ्री हो गए, फिर चैम्बर में आ गए, मीटिंग रूम से चैम्बर में आ गए। उनके सीनियर ऑफिसर्स उनको मिलने को जा रहे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, एक ऑलरेडी अंदर थे, दूसरे जाने वाले थे, तो सबको रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए साहब के,
प्लीज जाने दीजिए मुझे, बाद में आप जाओ. That was a lady officer. She was nicely talking, and she said, okay, no issue. While we were talking to commissioner and giving him the bouquet, she was very much in the cabin, observing all these things. So वो पूरा हो गया और उनको अप्रूवल मिल गया, जिसका बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे, तो अप्रूवल मिल गया. ये काम हम करते हैं. उनका दूसरा काम ऐसा है कि उनको CRS फंड्स की जरूरत थी, मतलब पैसे की जरूरत थी, किसी कहीं ना कहीं पैसे आ जाए. तो मेरे दिमाग में आ गया कि CRS शायद हो सकता है मेरे से थ्रू. तो मेरे बेटी जो है, दामाद जो है, मेरे दामाद की बहन ऑयल कंपनी में है, तो वो CRS दे सकती है, मुझे मालूम था. तो मैंने प्रपोजल CRS का डाल दिया होता. कोइंसिडेंटली जो रिसीविंग ऑफिसर था वो सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था, उसको एड्रेस करनी थी एप्लीकेशन, तो री एड्रेस किया, उसके बाद दे दिया. कोइंसिडेंटली ही हैपेंस टू बी द सन ऑफ माय क्लासमेट BN वाकोड़े, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ON वाकोड़े एंड BN वाकोड़े. सो वो अफसर है, तो पॉजिटिव ट्रीटमेंट उसने दी. फिर बीच में हमारी मैडम जो है, उनका नाम भी वैशाली है, तो वैशाली घर में होने की वजह से मेरे बेटे का नाम उन्होंने बदल दिया, मिथिला रखा. बढ़िया नाम है, आपको मालूम है, बुद्धिस्ट कल्चर से है. तो वैशाली हमारी जो मैडम है, तो उनको रिक्वेस्ट किया मैंने कि मैडम ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा सा हिंट लगाओ. तो शी हैज टेकन इट very seriously, and just yesterday I received the message from her asking for 3 quotations of 29 lakhs. So it means they are going to give 29 lakhs to that institute. So this is the happy note. I am happy on that. And जिस जगह भी मैं बैठता हूँ, जिस पोजीशन में भी मुझे रखा जाता है, मैं हैप्पी रहता हूँ. So मेरा संदेश ये रहेगा मेरी जनता को, मेरे पब्लिक को, मेरे समाज के लोगों को, मेरे धर्म के लोगों को, कि बी पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव लो. मैं कल वहां पर सेंटर में भी ये बताया उनको कि स्कूल में लिखा जाता है कि फूल तोड़ना मना है, उसके एवज में लिखना ऐसा चाहिए, फूल आप तोड़ सकते हो, लेकिन उसके पहले आपके टीचर की अनुमति ले. ये पॉजिटिव सेंस होगा. इसका सीधा मतलब है कि फूल नहीं तोड़ना है, बच्चे जाएंगे नहीं टीचर को पूछने के लिए. तो ये तरीके से जो देखिए, अपना जितना भी बुद्धिज्म जितना अपने को समझता है, आपको समझता है, सारे लोगों को समझता है, तो वो करें. और समाज के प्रति जो कनेक्टिविटी है, समाज नहीं था तो हम कुछ नहीं थे, बाबा साहब नहीं थे तो हम कुछ नहीं थे, बुद्ध नहीं थे तो सारा दुनिया कुछ नहीं थी. आज बुद्ध या बुद्ध की सिचुएशन आ गई है. बुद्ध चाहिए जनता को, देश को, दुनिया को बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए. धन्यवाद सबका, आपका धन्यवाद. संविधान वार्ता का स्पेशल धन्यवाद विनोद कामली जी का, जो संविधान के कर्ताधर्ता है, उनका स्पेशल धन्यवाद. और सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ. और इस दौरान जो भी मेरे नजदीक वाले लोगों को, फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को, जो भी मैंने मेरी इस काम की वजह से कठिनाइयां झेलनी पड़ी, उसके लिए भी मैं उनकी माफी मांगता हूँ. धन्यवाद. तो दोस्तों, ये थे प्रीतम कुमार जी आठवले, माजी सह सचिव मंत्रालय मुंबई. मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन इससे अभी की जो जनरेशन है, नई जनरेशन, इनको बहुत सीख मिल सकती है. और इस सीख से आपको आगे में अपना भविष्य जो है कैसे करना है, भविष्य के अंदर में कहाँ पे तकलीफें आ सकती है, किस तरीके से आ सकती है, उसके बारे में आपको सोचना है.
मैं आपसे खाली इतनी उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट से आपको क्या सीखने को मिला ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको प्रीतम जी से कुछ पूछना है या उन्होंने जो भी बातें बताई उनसे आपको क्या सीखने को मिला उसके ऊपर में आप कमेंट करके लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और उनसे उनको भी सीख मिले। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मित्रों। तो यहीं पे मैं यहाँ रुकता हूँ। आगे में हमको और भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में मुलाकातें करनी है, उनका पॉडकास्ट करना है, आपके साथ में आगे आएंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विनोद कामले, संविधान वार्ता मुख्य संपादक, मुंबई।